प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। क्या? सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। प्रभु सत्ता के संदर्भ में मैंने आपको प्रभु सत्ता का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके लक्षण क्या है और प्रभु सत्ता के प्रकार के संदर्भ में मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और संप्रभुता के संदर्भ में जितने भी लेक्चर तैयार होंगे मैं क्रमबद्ध रूप में अपलोड करूंगा प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा किसकी करेंगे? सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। सामान्यतः मैंने देखा कि विद्यार्थी जब संप्रभुता का, प्रभु सत्ता का अध्ययन करते, अवधारणा का अध्ययन करते तो उसको वास्तविक रूप में असीमित रूप में लेते। नहीं भाई, संप्रभुता के ऊपर वास्तविक रूप में कुछ नियंत्रण होते, प्रतिबंध होते हैं। इसलिए संप्रभुता वास्तविक रूप में पूर्ण रूप में निरंकुश नहीं होती है। नहीं, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं, उसके ऊपर कुछ परिसीमाएं होती हैं, उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होते हैं, जिसके कारण सीमित प्रभु तक क्या सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत भी अलग से दिया जाता है। इसलिए आज हम आपको ये समझाएंगे कि वाकई जो संप्रभुता होती है वह केवल निरंकुश ही नहीं होती है, उसके ऊपर कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। तो सबसे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थी मुझसे बोलते हैं कि सर आप हमें जो लिखे हुए नोट्स हैं वो अलग से उपलब्ध कराएं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रतिदिन मैं लेक्चर आपके लिए तैयार करता हूं, यहां ये मैं नोट इसीलिए करता हूं जिससे कि आप नोट्स बना सकें। अन्यथा तो मैं सीमित प्रभुता का सिद्धांत है, जैसे ये जो सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, प्रभु सत्ता का जो सीमित सिद्धांत है, इसको हम लेक्चर के रूप में ले तो यहां लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये नोट करता हूं। इसलिए बेटा, अभी मैंने पिछले लेक्चर से ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर आपको इस वीडियो की जो साफ नोट्स हैं, क्लियर नोट्स हैं, उनको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। मैंने पिछले लेक्चर से शुरू कर दिया है। आगे जितने भी लेक्चर होंगे सभी को आप, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर ये जो नोट्स मैंने यहां नोट कर रखे हैं, इनको आप क्लियर स्पष्ट रूप में देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बेटा ध्यान दें। अब चूंकि प्रतिदिन हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, और जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं। क्यों? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल से परिचित हों। तो मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थी जो वास्तविक रूप में पैड कोर्स के ऊपर बिना मतलब 35 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उनको निःशुल्क रूप में राजनीति विज्ञान पढ़ाऊं। और मैंने आपको वायदा किया है, आज पुनः दोहरा रहा हूं, कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि उनको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं हो। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, फिर चाहे वो स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों अर्थात BA MA के स्टूडेंट्स हों, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, बशर्ते को राजनीति विज्ञान से संबंधित हों, तो मैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करूंगा। बेटे ध्यान दें। यस, सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। अब चूंकि हम इस सिद्धांत को समझे उससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के माध्यम से हम सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत समझेंगे। सबसे पहले तो मूल बात आती है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय है बेटा वो राज्य है। क्या है? राज्य है। और राज्य निर्माण के आधुनिक समय में 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता राज्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए
वास्तविक रूप में संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है बेटा। अब मैंने यह नोट किया, राज्य के 4 तत्वों में प्रमुख है, मतलब आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। फिर मैंने यहाँ संकेत किया 7। इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे, 7 तत्व माने जाते थे। जैसा कि मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य निर्माण के 7 तत्वों का उल्लेख किया है, जिसको कि सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य का सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इनको 7 अंग, 7 तत्व या 7 प्रकृतियों की संज्ञा दी जाती है। अब वो 7 अंग या तत्व कौन कौन से? स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दंड या सेना और मित्र, ये 7 है। तो प्राचीन समय में राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे। आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं। और 4 तत्वों में क्या? 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना जाता है। तो नोट करेंगे, राज्य के 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे प्रमुख है और राज्य की आत्मा है। संप्रभुता राज्य की आत्मा है। जैसे व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो है मृत प्राय हो जाता है, मृत्यु प्राय हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं होती, निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार से यदि राज्य के पास संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य नहीं रहेगा। अधिक से अधिक वह एक राष्ट्र हो सकता है, देश हो सकता है, समुदाय हो सकता है, संगठन हो सकता है, लेकिन राज्य नहीं हो सकता। अगर आप उसे राज्य कहना चाहेंगे तो चारों तत्व अति आवश्यक है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यस बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है, मतलब वास्तविक रूप में यदि प्रभु सत्ता नहीं है किसी देश के पास तो डेफिनेटली वो राज्य नहीं हो सकता। देश तो हो सकता है, जैसे 1947 से पहले भारत एक देश तो था लेकिन राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। ब्रिटिश राज के पास, ब्रिटिश ताज के पास, क्राउन के पास हमारी प्रभु सत्ता थी। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। हाँ, समुदाय, संगठन, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता का अस्तित्व प्रभु सत्ता के बिना हो सकता है, लेकिन राज्य का अस्तित्व बिना प्रभु सत्ता के नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु सत्ता को राज्य की आत्मा माना जाता है। अब बेटा मैंने यहां लिखा, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। अर्थात वास्तविक रूप में मूल बात आती है प्रभु सत्ता है क्या चीज। मैंने इसके अर्थ और परिभाषा के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, पर यहां भी जाना जरूरी है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। यहां मैंने लिखा राज्य सर्वोच्च शक्ति, मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है, संप्रभुता कहलाती है। फिर से दोहरा रहा हूं, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। इसके बाद मैंने बताया कि प्रभु सत्ता के 2 दृष्टिकोण होते हैं, विशेषकर संप्रभुता के 2 दृष्टिकोण होते हैं, एकत्ववादी दृष्टिकोण, अनेकवादी, बहुलवादी दृष्टिकोण। एकत्ववादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में राज्य को सर्वोच्च मानता है, जबकि अनेकवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों को भी स्थान दिया जाता है। राज्य सब कुछ नहीं होता है, जबकि एकत्ववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है वह संपूर्ण, निरंकुश और अविभाज्य होती है, अदेय होती है। मतलब यहाँ जो संप्रभुता संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य, अदेय होती है। बाकी इसके 7 लक्षण मैंने आपको समझा दिए पहले। संप्रभुता के लक्षण के अंतर्गत आप देख सकते हैं। संप्रभुता के लक्षण या विशेषताओं के बारे में मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो बेटा ध्यान देंगे, एकत्ववादी और अनेकवादी या बहुलवादी। तो अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है वास्तविक रूप में एकत्ववादी दृष्टिकोण के संदर्भ में चल रहा है, बहुलवादी दृष्टिकोण इसके बाद मिलेंगे। तो एकत्ववादी दृष्टिकोण के आधार पर यदि देखा जाए तो संप्रभुता को संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य माना जाता है। लेकिन चूंकि ये केवल सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत में तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो राज्य है वह संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य, अदेय हो सकता है। अर्थात उसकी जो प्रभु सत्ता होती है, उसकी जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है उसे प्रभु सत्ता कहते हैं। तो प्रभु सत्ता संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य, अदेय हो सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक रूप में एकत्ववादी विचार संप्रभुता को संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य, अदेय बना देता है। और इस विचार के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, इस विचार के प्रतिकूल विचार जो एकत्व प्रभु सत्ता के विचार का खंडन करता है, जो खंडन करता है उसे सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब इसका कहना यह है कि वास्तविक रूप में यहां पर जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसको कि संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, अदेय माना गया है, वास्तव में ऐसा नहीं है। संप्रभुता सीमित होती है। संप्रभुता क्या होती है? सीमित होती है। उसके ऊपर अनेकों सीमाएं होती है, मर्यादाएं होती है, परिसीमाएं होती है, प्रतिबंध होते हैं। इसी की चर्चा करेंगे, तो ध्यान दें। अब यहां वास्तविक रूप में सबसे पहले हमें यह देखना है क्या कि वास्तव में जो एकत्ववादी दृष्टिकोण ये कहता है, क्या कहता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। लेकिन क्या वास्तव में ये बात सही है? तो इसके लिए सबसे पहले 2 स्थिति सामने आती है, सैद्धांतिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति। सैद्धांतिक स्थिति के आधार पर यह कहा जाता है कि वास्तविक रूप में जैसे इंग्लैंड की संसद है, ब्रिटेन की संसद,
तो ये संसद वास्तव में बिल्कुल संप्रभु है सैद्धांतिक रूप में। और वैसे भी देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया। संसद की संप्रभुता के सिद्धांत का मतलब होता है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर किसी भी क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का कानून बना सकती है। वहां की न्यायपालिका भी उसको अवैध अमान्य घोषित नहीं कर सकती, रद्द नहीं कर सकती। तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसा कि डायसी ने कहा है कि ब्रिटेन की जो संसद है वह एक शिशु को प्रौढ़ बना सकती है, अवैध संतान को वैध घोषित कर सकती है और मनुष्य को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। मतलब डायसी का कहना है कि ब्रिटेन की संसद इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। जैसा कि डी लोल्मे ने भी कहा है, डी लोल्मे आप लिख सकते हैं, डी लोम भी कहते हैं इनको, डी लोम भी कहते हैं, डी लोम भी कहते हैं, लोल्मे भी कहते हैं। डी लोम कहते हैं कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष की स्त्री नहीं बना सकती। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ब्रिटेन की संसद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन बेटा ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है। आप देखो आगे मैंने लिखा है कि वास्तविक रूप में आंतरिक रूप से सर्वोच्च व बाहरी रूप से स्वतंत्र। मतलब यहां वास्तविक रूप में सैद्धांतिक स्थिति के अंतर्गत जब एकत्ववादी दृष्टिकोण के आधार पर प्रभु सत्ता का अध्ययन किया जाता है तो स्पष्ट रूप में उभरकर यह बात सामने आती है कि आंतरिक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है सर्वोच्च होती है। मतलब आंतरिक रूप में जैसे ब्रिटेन का उदाहरण दिया तो ब्रिटेन की संसद किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र के लिए कैसा भी कानून बना सकती है। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को वहां की न्यायपालिका भी अवैध अमान्य घोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि संसद संप्रभु है। अच्छा, आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो गया, उसके बाद बाहरी रूप से स्वतंत्र है। अब बाहरी रूप में वास्तविक रूप ब्रिटेन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की राजव्यवस्था के द्वारा विदेश नीति तय की जा सकती है, किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार की संधि और समझौता किया जा सकता है, किसी अन्य देश की अधीनता में ये नहीं है। इसलिए वास्तविक रूप में यह आंतरिक रूप से सर्वोच्च व बाहरी रूप से स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसमें केवल सैद्धांतिक स्थिति है प्रभु सत्ता की। जैसा कि गार्नर ने कहा है कि प्रभु सत्ता का परंपरागत व अभी तक का सामान्य रूप से मान्य सिद्धांत यही है कि यह कानूनी दृष्टि से पूर्णतः असीमित है। मतलब गार्नर कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता का परंपरागत और अभी तक सामान्य रूप से जो मान्य सिद्धांत है वो यही है कि यह कानूनी दृष्टि से पूर्णतः असीमित है। मतलब अभी तक का जो परंपरागत कानूनी दृष्टि कौन है वो यही कहता है कि वास्तविक रूप में जो संप्रभुता होती है वो पूर्णतः असीमित होती है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है केवल सैद्धांतिक स्थिति की बात आ रही है, व्यवहारिक स्थिति अलग होगी। सिद्धांत में यदि देखा जाए तो ये बात सत्य है कि प्रभु सत्ता अपने आप में क्या होती है, असीमित होती है। और असीमित होती है तो इसका मतलब यहाँ एकत्ववादी दृष्टिकोण की बात की जा रही है, क्योंकि अनेकवादी बहुलवादी दृष्टिकोण तो स्पष्ट रूप में कहेगा कि समाज के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों का अपना अपना योगदान होता है, राज्य सब कुछ नहीं होता है। तो बेटा ये गार्नर की बात आ गई। अब दूसरी बात लेते तो सैद्धांतिक स्थिति में स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन की संसद वास्तविक रूप में संप्रभु है और वहां संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को भी दिया गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की संसद की जो स्थिति है वो ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की जो कांग्रेस है वहां की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम कांग्रेस है। तो भारत की जो संसद उसकी स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिका की कांग्रेस, मतलब अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। ना तो भारत की संसद इतनी संप्रभु है जितनी की ब्रिटेन की संसद है और ना ही भारत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय इतना शक्तिशाली है जितना कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे यहां पर बीच की स्थिति को अपनाया गया है। इसलिए भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। भारत की संसद के ऊपर अनेकों प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे संघात्मक व्यवस्था का प्रतिबंध है, मूल अधिकारों का प्रतिबंध है, बेटा ध्यान दे, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध, दुनिया भर की बातें मैंने केवल संकेत दिया है, बाकी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम समझाऊंगा। तो बेटा ध्यान दें यहां पर। अब लेंगे हम व्यवहारिक स्थिति। अब वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है एकत्ववादी दृष्टिकोण के आधार पर ही, तो इसकी व्यवहारिक स्थिति क्या होती है? तो बेटा वास्तव में व्यवहार में राज्य की शक्ति पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। अर्थात जैसे ब्रिटेन की संसद है, सिद्धांत में तो ये लग रहा है कि यहाँ की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है, यहां तक कि ये एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है, अवैध संतान को वैध कर सकती है, मनुष्य को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है, किसी हत्यारे को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। इसी के साथ में डी लोल्मे ने कहा है कि यदि वहां की संसद चाहे तो वास्तविक रूप में केवल एक काम नहीं कर सकती, महिला को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। हालांकि कुछ विद्वानों ने यहां तक कहा है कि वहां की संसद यदि चाहे तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को महिला घोषित कर सकती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन बेटा ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहार के अंतर्गत
ब्रिटेन की संसद इतनी संप्रभु नहीं है, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है। इसी ही प्रकार से प्रभु सत्ता की जब बात आती है तो प्रभु सत्ता अपने आप में असीमित नहीं होती है, प्रभु सत्ता के ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं। यहां पर मैं 7 प्रतिबंधों की चर्चा करूंगा, ठीक है बेटा। तो व्यवहारिक स्थिति में हम देखेंगे तो वास्तव में जैसे सिद्धांत में नगरक ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति ब्रिटेन में यह है कि वास्तव में संसद आज ब्रिटेन में केवल एक मुहर लगाने वाली संस्था बन गई है। व्यवहार में ब्रिटेन के अंतर्गत मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो व्यवहारिक स्थिति तो ये आ जाती है कि वास्तव में वहां मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा है, मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के द्वारा वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यवहारिक स्थिति है। और वैसे भी देखें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत आज कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है। भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, दुनिया में किसी भी देश की बात करें तो कार्यपालिकाएं, मंत्रिमंडल सभी जगह शक्तिशाली होती जा रही है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक स्थिति ये है कि वास्तव में जो ये प्रभु सत्ता होती है वो असीमित नहीं होती बल्कि सीमित होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं, और जो ये अनेकों प्रतिबंध होते हैं इन प्रतिबंधों के आधार पर ही जो प्रभु सत्ता है इसको सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि एकत्ववादी सिद्धांत तो ये कह रहे हैं वास्तव में जो प्रभु सत्ता होती है बिल्कुल असीमित होती है। सैद्धांतिक दृष्टि के आधार पर हमने देख लिया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो प्रभु सत्ता होती है वो असीमित नहीं होती है बल्कि इसके ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं। मतलब सैद्धांतिक स्थिति अलग है और व्यवहारिक स्थिति अलग है। अतः अब यहां हम बात करेंगे प्रभु सत्ता पर प्रतिबंध, मतलब वास्तविक रूप में व्यवहार में राज्य की शक्ति पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। और प्रतिबंध कौन कौन से इनकी बात करेंगे। सबसे पहला प्राकृतिक नियम। बेटा वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है, जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत संसद की संप्रभुता सिद्धांत को अपनाया गया और ये कहा गया कि भाई ब्रिटेन की संसद किसी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है, ये बात मानी गई है। लेकिन वास्तव में जो ब्रिटेन की संसद है, चाहे भारत की संसद की बात आए, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका जिसका नाम कांग्रेस है उसकी बात आए, जापान की डायट की बात आए, डायट जापान की डायट का मतलब वहां की जो व्यवस्थापिका उसका नाम डायट है, ठीक है बेटा। चाहे हम किसी और देश की व्यवस्थापिका की चर्चा कर सकते हैं, तो वास्तव में जो प्रभु सत्ता होती है, संप्रभुता होती है, या जिस संस्था में जैसे ब्रिटेन में संसद के अंतर्गत संप्रभुता का वास माना जाता है, तो ये जो संसद है वह प्राकृतिक नियम के विपरीत कानून नहीं बना सकती। तो प्राकृतिक नियमों के अधीन या प्राकृतिक नियमों का पालन संप्रभुता को या संप्रभुता का प्रयोग जिस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जैसे ब्रिटेन में संसद के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकती है संसद। या जो संप्रभुता होती है, जो शासक होता है, वो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं दे सकता, कोई भी कानून नहीं बना सकता। कैसे? जैसे बेटा क्या सूर्य या चंद्रमा के ऊपर संसद, ब्रिटेन की संसद कोई कानून बना सकती है, या किसी भी देश की व्यवस्थापिका कोई कानून बना सकती है कि भाई सूर्य को जो उदय होना है वो रात्रि में होना है और चंद्रमा को दिन में उदय होना है? क्या इससे प्राकृतिक नियम को बदला जा सकता है? बेटा हरगिज नहीं बदला जा सकता। क्या? हरगिज नहीं बदला सकता। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के खाने पीने, सोचने और रोने का जो इसका व्यवहार होता है, क्या ऐसे व्यवहार को संसद के द्वारा अपने कानून से बदला जा सकता है, या प्रभु सत्ता के द्वारा, संप्रभुता के द्वारा जो ये नियम है व्यक्ति के खाने पीने, सोने, सोचने, रोने, पहनने, इनको बदला जा सकता है? हाँ, पहनने की बात आती है तो कुछ ड्रेस कोड हो सकते हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन डेफिनेटली जनसाधारण की बात आती है, जनसाधारण के द्वारा जो कुछ पहना होता है, उनका जो फैशन होता है, जिसको कि प्रारंभ में वास्तविक रूप में धुन कहा जाता है, धुन फिर फैशन बन जाता है, समाजशास्त्र के शब्द है ये, तो उसके ऊपर वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसलिए वास्तव में दुनिया की कोई भी व्यवस्थापिका हो या किसी भी प्रभु सत्ता की बात आए, किसी भी सत्ता की बात आए, वो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही आचरण करेगा, प्राकृतिक नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता। इसलिए प्रभु सत्ता के ऊपर जो पहला प्रतिबंध है वो प्राकृतिक नियम का है। प्राकृतिक नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। दूसरा है नैतिक नियम। बेटा प्रभु सत्ता के ऊपर दूसरा प्रतिबंध यह है, क्या? नैतिक नियम। जैसे ब्रिटिश संसद संप्रभु है, तो भारत के अंतर्गत भी संसद की बात आती है तो कानून तो बनाती ही है, सत्य ये बात तो, लेकिन इतनी संप्रभु नहीं है जितनी की ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। हमारी संसद इतनी संप्रभु नहीं है जितनी की ब्रिटिश संसद है। लेकिन दूसरा जो प्रभु सत्ता पर प्रतिबंध है बेटा, वो नैतिक नियम का प्रतिबंध है। अर्थात वास्तविक रूप में चाहे कोई भी देश की प्रभु सत्ता हो, संप्रभुता हो, या कोई संस्था हो, शासक हो, राजा हो, वो नैतिक नियमों के विरुद्ध कानून या इनके विरुद्ध कानून बनाना
राज्य में विद्रोह को निमंत्रण देना है। मतलब किसी भी देश में यदि संप्रभु के द्वारा, शासक के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रभु सत्ता के द्वारा अगर इनके विरुद्ध मतलब नैतिक नियमों के विरुद्ध कानून बनाया जाता है तो कानून बनाना राज्य में विद्रोह को निमंत्रण देना है। मतलब नैतिक नियमों के विपरीत विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। कैसे? जैसे मुझे बताइए, क्या राज्य हत्या करने, चोरी करने और झूठ बोलने इन कार्यों की राज्य आज्ञा दे सकता है? राज्य आज्ञा नहीं दिया जा सकता। तो आप लिखेंगे आप, जैसे हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, इन कार्यों की राज्य आज्ञा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि ये नैतिक नियमों के विपरीत है। इसलिए बेटा प्रभु सत्ता के ऊपर दूसरा प्रतिबंध है नैतिक नियम का। जैसे कहा जाता है ब्रिटिश संसद के बारे में कि ब्रिटिश संसद यदि चाहे तो वहां पर नीली आंख वाले जितने ही बच्चे, उन सभी बच्चों को मौत की घाट उतारा जा सकता है। सैद्धांतिक स्थिति में तो सही है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो ये आदेश दिया जाएगा वो नैतिक नियम के विपरीत होगा, विरुद्ध होगा। पूरा विश्व जनमत ऐसे नियम के, कानून के विरुद्ध हो जाएगा और कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं चाहता कि विश्व जनमत की निगाहों में वो गिरे। इसलिए बेटा नैतिक नियम के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। गिलक्राइस्ट कह रहे हैं इसके बारे में कि नैतिकता के सिद्धांत निसंदेह प्रभु सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। ध्यान देंगे, गिलक्राइस्ट कह रहे हैं नैतिकता के सिद्धांत निसंदेह प्रभु सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं, प्रयोग को सीमित करते हैं। फिर से बोल रहा हूं एक बार, गिलक्राइस्ट कह रहे हैं नैतिकता के सिद्धांत निसंदेह प्रभु सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। मतलब जो नैतिक नियम होते हैं, ये नैतिक नियम वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। प्रभु सत्ता का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रिटेन में संसद के द्वारा प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप में जो नैतिक नियम होते हैं उनको क्या करते हैं? सीमित करते हैं। मतलब नैतिक नियमों के विपरीत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में एक बात और बताऊंगा यहाँ बेटा कि मैकियावली और जॉन ऑस्टिन। मैकियावली कौन है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक हैं, पूरी दुनिया के संदर्भ में बोल रहा हूं। मैकियावली वो विचारक है जिन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से सबसे पहले आधुनिक युग में अलग किया था, संत थॉमस एक्विनास के बाद में। संत थॉमस एक्विनास ने चर्च को प्रथम स्थान दिया था और मैकियावली राज्य को प्रथम स्थान दे दिया और ये कह दिया कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता नहीं होना चाहिए। तो धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला सबसे पहला विचारक मैकियावली है। इसलिए मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। मैकियावली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ठीक है बेटा। तो मैकियावली और जॉन ऑस्टिन जिसने कि कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है, कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है, मतलब प्रभु सत्ता का जो व्यवस्थित सिद्धांत दिया है, जॉन ऑस्टिन नहीं दिया है। तो मैकियावली और ऑस्टिन को छोड़ करके शक्ति प्रयोग में वास्तविक रूप में जितने भी विद्वान हैं उन सभी ने नैतिकता के प्रयोग की बात की है। हालांकि शक्ति प्रयोग में मैकियावली और ऑस्टिन ने नैतिकता के प्रयोग की बात नहीं की है, जबकि मैकियावली और ऑस्टिन को छोड़ करके शक्ति प्रयोग में सभी विद्वानों ने नैतिकता के प्रयोग की बात की है कि भाई शक्ति के अंतर्गत नैतिकता का प्रयोग किया जाए, शक्ति का आधार नैतिकता होना चाहिए। परंतु मैकियावली और जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में शक्ति प्रयोग में नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट करेंगे बेटा। इसके बाद में इसी ही जो ये नैतिक नियम है दूसरे बिंदु में ही चल रहे हैं हम। स्टीफेन नामक विद्वान कह रहे हैं कि सरकार जब तक पागल न हो जाए ऐसा नियम नहीं बना सकती कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए। अब एक बात बताओ, यहां ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप में कहा जाता है। मैं केवल ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लेकिन भारत में संसद इतनी संप्रभु नहीं है जितनी की ब्रिटेन में है। तो बेटा स्टीफेन नाम के विद्वान है कह रहे हैं कि सरकार जब तक पागल न हो जाए ऐसा नियम नहीं बना सकती कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए। अब अगर सैद्धांतिक स्थिति देखी जाए तो ब्रिटिश संसद इतनी संप्रभु है, इतनी शक्तिशाली है कि जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। तो वास्तविक रूप में यदि वो कानून बना चाहे ब्रिटेन की संसद की नीली आंख वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए तो ये कानून बना सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये नैतिक नियम के विपरीत है। इसलिए स्टीफेन ने कहा कि सरकार जब तक पागल नहीं हो जाती है ऐसा नियम नहीं बना सकती कि नीली आंख वाली बच्चों की हत्या कर दी जाए। इसलिए बेटा इसके ऊपर नैतिक नियम लागू होता है। तो नैतिक नियम के विपरीत कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। और एक विद्वान है गैटल कह रहे हैं कि एक बुद्धिमान या बुद्धि युक्त, फिर से बोल रहा हूं, गैटल कह रहे हैं कि एक बुद्धि युक्त राज्य नैतिकता के सामान्य रूप से विचारों के विपरीत कानून नहीं बना सकता। आप देखेंगे क्या कह रहे हैं गैटल कि एक बुद्धिमान राज्य, चाहे ब्रिटेन हो, भारत हो, अमेरिका हो, एक बुद्धिमान राज्य, देखो
राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता है। राज्य की जो शक्ति होती है वही तो प्रभु सत्ता है। इसलिए एक बुद्धिमान राज्य नैतिकता के सामान्य रूप से मान्य विचारों के विपरीत कानून नहीं बना सकता। मतलब जो नैतिकता के मान्य विचार है उसके विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता। कौन? एक बुद्धिमान राज्य, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही तो प्रभु सत्ता है। तो राज्य ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता, ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता जो कि वास्तविक रूप में नैतिकता के विपरीत हो, नैतिक नियमों के विपरीत हो। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा प्रतिबंध होगा नैतिक नियम। इसमें जो महत्वपूर्ण वाक्यांश है ये नोट करेंगे। तीसरा प्रतिबंध है संवैधानिक नियम। संवैधानिक नियम का मतलब क्या है कि भाई किसी भी देश के अंतर्गत राज्य के द्वारा, देखो वैसे राज्य अपने आप में अमूर्त होता है और राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के तीन अंग होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका बनाता है। हाँ, व्यवहार में देखिए तो हम आज वास्तव में कार्यपालिका ही नीति बनाती है और व्यवस्थापिका में उनका बहुमत होता है तो आसानी से पारित करा लेती है। केवल संसदात्मक शासन प्रणाली की बात है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग। ये संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप पॉलिटिकल थ्योरी में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बेटा। संवैधानिक नियम, इसका मतलब ये कि वास्तविक रूप में जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, जो शासक होता है, वो संविधान के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता। संवैधानिक नियम का प्रतिबंध है, मतलब संविधान के विपरीत कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। जैसे भारत, अमेरिका, वास्तविक रूप में वहां पर यदि, मतलब भारत में भी और अमेरिका में भी यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध, अमान्य, रद्द घोषित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यदि वहां की जो व्यवस्थापिका, जिसका नाम कांग्रेस है, अगर संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो वहां का सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब संवैधानिक नियम इसके ऊपर लागू होते हैं, मतलब संविधान के अधीन रहते हुए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। मतलब जो व्यवस्थापिका होती है उसके द्वारा कानून बनाया जाएगा। मतलब वास्तविक रूप में संविधान जो है वो राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। जब सर्वोच्च कानून है तो साधारण जो कानून होंगे वो वास्तविक रूप में संविधान के अनुसार बनाए जाएंगे। संविधान के अनुसार नहीं है तो विशेषकर भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत और अमेरिका में वास्तव में व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, यदि ब्रिटेन की बात आती है, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, इसलिए ब्रिटेन में संसद के द्वारा किसी प्रकार का कोई कानून बनाया जा सकता है। उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को ब्रिटिश न्यायपालिका भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, मतलब ब्रिटेन में जो न्यायपालिका उसको न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति नहीं दी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। इसलिए तो वहां की संसद की संप्रभु है, या वहां की संसद जो है संप्रभु है, या इसी कारण ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते, जबकि भारत और अमेरिका में किया जा सकता है। लेकिन बेटा ध्यान देंगे यहां वास्तव में राज्य संशोधन पद्धति भी बदल सकती है। अब यह मूल बात यह आता है कि भाई ये कहा जाता है कि भाई जो प्रभु सत्ता होती है, या राज्य जिस शक्ति का प्रयोग करता है तो उस शक्ति के ऊपर संवैधानिक नियम का प्रतिबंध है। लेकिन कुछ उदाहरण कहते हैं कि ये नियम लागू नहीं होता। संवैधानिक नियम क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्य यदि चाहे तो संशोधन पद्धति भी बदल सकता है। संविधान संशोधन की पद्धति होती है उसको भी बदल सकता है। जब उसको भी बदल सकता है तो फिर संवैधानिक नियमों से प्रभु सत्ता, संप्रभुता, राज्य, सरकार सीमित कहां हुई? फिर बात इसमें सच्चाई भी है। खैर जो भी है, इसके बाद में अगला है गिलक्राइस्ट कह रहे हैं कि संविधान सरकार को सीमित करता है, नहीं कि राज्य को। ये बात आ गई ना, जो मैंने आपको बताया कि राज्य संशोधन पद्धति भी बदल सकता है। इसलिए वास्तविक रूप में राज्य अपने आप में किसी से प्रतिबंधित नहीं होता है। इस बिंदु का भावार्थ यहां ये निकलेगा। वैसे संवैधानिक नियमों के अनुसार काम करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में यदि राज्य चाहे तो संशोधन पद्धति भी बदल सकता है। जब संशोधन पद्धति ही बदल दी गई तो इसका मतलब प्रभु सत्ता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। परंतु गिलक्राइस्ट कह रहे हैं यहां कि संविधान सरकार को सीमित करता है। मतलब जो ये संवैधानिक नियम है वो सरकार को सीमित करता है, न कि राज्य को। मतलब राज्य को सीमित नहीं करता है, ये सरकार को सीमित करता है। इसलिए राज्य की प्रभु सत्ता के ऊपर वास्तविक रूप में संवैधानिक नियमों का कोई प्रतिबंध ही नहीं हो सकता। यहां पर यह बात कही गई है, ये संकेत ध्यान रखना है। चौथा प्रतिबंध है प्रभु सत्ता पर अंतरराष्ट्रीय कानून। बेटा वास्तव में अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किसी भी देश की सरकार के द्वारा किसी भी
राज्य के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो। कैसे? जैसे विश्व जनमत के विरुद्ध शक्ति प्रयोग का साहस कोई भी राज्य नहीं कर सकता। मतलब कोई भी राज्य विश्व जनमत के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हो। एक अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन बाध्यता के आधार पर नहीं किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है, लेकिन किया तो जाता है। और इसके बाद राष्ट्रों के संबंधों का संचालन वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्रों के संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के जो संबंध होते हैं, विशेषकर हम पूरी दुनिया के राष्ट्रों की बात करेंगे, राष्ट्रों के जो संबंधों का संचालन होता है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होता है। इसलिए वास्तविक रूप में किसी भी राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। इसलिए प्रभुसत्ता के ऊपर जो चौथा प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय कानून का है। और पांचवा है रीति रिवाज एवं परंपराएं। देखिएगा, ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जो रीति रिवाज और परंपराएं कानून निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कानून निर्माण का ये स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देंगे इंग्लैंड का। ब्रिटेन में शासन परंपराओं के अनुसार ही चलता है, अर्थात ब्रिटेन की ही यदि हम बात करें, एग्जाम्पल ब्रिटेन का दिया जा रहा है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत चूंकि संविधान अलिखित है तो वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन संवैधानिक परंपराओं के आधार पर होता है, जिनको अभिसमय की संज्ञा भी दी जाती है। आप अभिसमय ठीक से समझना चाहते हैं, आप अभिसमय के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, ब्रिटिश संविधान में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ब्रिटिश संविधान। ठीक है बेटा। तो इंग्लैंड में शासन परंपराओं के अनुसार चलता है क्योंकि वहां का संविधान क्या है? अलिखित है, तो वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन अभिसमय या संवैधानिक परंपराओं के आधार पर होता है। जैसे राजा संबंधित परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं, ये सभी देखना चाहते हैं तो मैंने संवैधानिक परंपराओं के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, ब्रिटिश संविधान के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बेटा यहाँ मूल बात आती है कि वास्तविक रूप में जो ये रीति रिवाज और परंपराएं हैं, ये प्रभु सत्ता को प्रतिबंधित कैसे करते हैं, इसको मर्यादा में कैसे रखते हैं, ध्यान देंगे। कैसे कि वास्तविक रूप में यहाँ विशेषकर दो प्रकार की परंपराएं होती, अच्छी परंपराएं और बुरी परंपराएं, या अच्छे रिवाज और बुरे रिवाज। अब बेटा वास्तविक रूप में जो समाज के अच्छी परंपराएं, अच्छे रिवाज है, अच्छी रीति रिवाज और परंपराएं हैं, तो अच्छे रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इनके विरुद्ध राज्य कोई कानून नहीं बना सकता। हाँ, यदि बुरे रिवाज है, बुरी परंपराएं हैं, बुरे रीति रिवाज है, तो इनको रोकने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे कि भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज आदि के ऊपर सरकार के द्वारा कानून बनाए गए। इसलिए बेटा रीति रिवाज एवं परंपराओं से भी वास्तविक रूप में जो राज्य होता है वो सीमित होता है, उसकी जो प्रभु सत्ता होती है वो सीमित होती है। मतलब वास्तविक रूप में परंपराओं और रीति रिवाजों के विरुद्ध यदि वो अच्छे रीति रिवाज है जिनसे कि समाज व्यवस्था को लाभ हो रहा है, तो उनके विपरीत कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर वो रीति रिवाज और परंपराएं बुरे हैं जिनसे कि समाज व्यवस्था का विघटन विचलन हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए अवश्य कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे कि भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज इत्यादि दुनिया भर की कुरीतियां हैं हमारे भारत के अंतर्गत अभी मौजूद है, तो इनको रोकने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा। छठा है धर्म। वास्तविक रूप में जो ये प्रभु सत्ता है या राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के ऊपर छठा जो प्रतिबंध है वो धर्म का है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य में अनुशासन, त्याग, सेवा, आज्ञा पालन के गुण धर्म ने ही बताए हैं। मतलब अब यहां धर्म राज्य की सर्वोच्च शक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। कैसे लगाता है, ध्यान देंगे। इस संदर्भ में दो प्रकार के राज्य होते हैं, धर्म सापेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म सापेक्ष राज्य जैसे पाकिस्तान है, तो धर्म सापेक्ष राज्य के अंतर्गत क्या होता है कि वास्तविक रूप में धर्म के आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं, धर्म विशेष की रक्षा के लिए। जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत वास्तविक रूप में जैसे भारत की बात आती है, यहां पर राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, किसी धर्म विशेष को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप में जो ये प्रभु सत्ता होती है या जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, वह शक्ति धर्म से भी प्रभावित होती है। मूल बात यह है कि वह जो राज्य है वह धर्म सापेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है। तो भारत क्या है बेटा, धर्म निरपेक्ष राज्य है। और जो ये बात आ रही है पाकिस्तान की, तो वो भी धर्म सापेक्ष है। और अगर ब्रिटेन की बात आती है तो ब्रिटेन वास्तव में धर्म सापेक्ष भी है और धर्म निरपेक्ष भी है। ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता में आप देख सकते हैं, मैंने व्यापक रूप में समझा रखा। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत प्ले लिस्ट में देखेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, वहां मैंने धर्म सापेक्ष क्यों है, धर्म निरपेक्ष क्यों है ब्रिटेन में,
मतलब ब्रिटेन में धर्म सापेक्ष और धर्म निरपेक्षता दोनों के ही जो है गुण मिलते हैं। ठीक है बेटा। और सातवां जो प्रतिबंध है राज्य की शक्ति के ऊपर, जनमत का है। देखो वास्तविक रूप में तो भाई राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो सीमित वाकई तो जनता के द्वारा होती है, जनमत के द्वारा होती है, क्योंकि जो अंतिम संप्रभुता का वास होता है जनता में होता है। जनमत के विपरीत, जनमत के विरुद्ध कोई भी सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, राज्य कोई आदेश नहीं दे सकता है। इसलिए सातवां प्रतिबंध है जनमत का। जनमत का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। अगर जनता वास्तव में जागरूक है, सचेत है, तो कहा भी जाता है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की गारंटी है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की गारंटी, जॉन लॉक ने ये बात कही है। तो डेफिनेटली जनमत का भी जो है प्रभु सत्ता के प्रतिबंध होता है। सातवां है जनमत। तो जनता की आवाज राज्य सत्ता की आवाज समझी जाती है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा, प्रभु सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा, ब्रिटेन भारत की बात आए तो जनता के विरुद्ध, जनमत के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। जनमत द्वारा प्रभु सत्ता का सीमित होना लोकप्रिय प्रभु सत्ता का ही रूप है। मतलब जनता के द्वारा, जनमत के द्वारा जो प्रभु सत्ता को सीमित किया जा रहा है वह लोकप्रिय प्रभु सत्ता का ही रूप है। इसका रूप है वह लोकप्रिय प्रभु सत्ता का ही रूप है। तो आज आप देखें भारत में भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। वैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है, हमारे यहाँ गणतंत्र है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्था ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है। ब्रिटेन के अंतर्गत जो प्रथम सदन है लोक सदन, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है। भारत में भी जो हमारी संसद का प्रथम सदन है लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है। तो डेफिनेटली जनता द्वारा प्रभु सत्ता का सीमित होना लोकप्रिय प्रभु सत्ता का ही रूप है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंतर्गत जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनको 5 वर्ष बाद में जनता के सामने जाना है वोट लेने के लिए, तो जनमत के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अब जनमत द्वारा प्रभु सत्ता को सीमित होना यह एक प्रकार से लोकप्रिय प्रभु सत्ता का ही रूप है। मतलब डेफिनेटली जनमत के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए बेटा जो प्रभु सत्ता होती है, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, वो क्या होती है? सीमित होती है, प्रतिबंधित होती है, इसकी सीमाएं होती है, मर्यादाएं होती है, परिसीमाएं होती हैं। इसलिए जो वास्तव में राज्य की सर्वोच्च शक्ति है या जो प्रभु सत्ता है, संप्रभुता है, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है वो असीमित नहीं होती है बल्कि सीमित होती है। और जो ये राज्य के अंतर्गत जो प्रभु सत्ता है, राज्य का जो चौथा तत्व प्रभु सत्ता संप्रभुता है, इसके ऊपर जो प्रतिबंध होते हैं, इन प्रतिबंधों के आधार पर ही सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया गया है। इसे ही सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि मैंने निष्कर्ष में लिखा भी है। क्या निष्कर्ष? प्रभु सत्ता की निरंकुशता पर कई प्रतिबंध हैं। अब बेटा लिखे यहां पर, प्रभु सत्ता की निरंकुशता पर कई प्रतिबंध है। मतलब एक तत्ववादी सिद्धांत ये कहता है कि भाई प्रभु सत्ता असीमित है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो प्रभु सत्ता वास्तव में असीमित नहीं बल्कि सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध है। मैंने लिखा प्रभु सत्ता की निरंकुशता पर कई प्रतिबंध है। एक तत्ववादी दृष्टिकोण के आधार पर तो प्रभु सत्ता निरंकुश होती है, लेकिन वास्तव में इसके ऊपर कई प्रतिबंध होते हैं। अब जो ये प्रभु सत्ता की निरंकुशता पर कई प्रतिबंध होते हैं, प्रतिबंध मैंने आपको 7 बिंदुओं के माध्यम से समझाए हैं। ये 7 के 7 प्रतिबंध हो गई। कई प्रतिबंध होते हैं तो यहां आप कई का मतलब 7 प्रतिबंध हो गई। तो इसी विचार को सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा गया है। इसी ही विचार को सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा गया है। नोट करेंगे, मतलब प्रभु सत्ता के निरंकुशता पर जो ये 7 प्रतिबंध होते हैं, ये कहा गया है कि भाई जो प्रभु सत्ता होती है, जो संप्रभुता होती है, इसकी निरंकुशता के ऊपर कई प्रतिबंध होते हैं, कई इसके ऊपर नियंत्रण होते हैं, इसकी परिसीमाएं होती हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध होते हैं, नियंत्रण होते हैं। ये वास्तविक रूप में एक प्रकार से सीमित होती है। मतलब जो प्रभु सत्ता होती है सीमित होती है, असीमित नहीं होती है, निरंकुश नहीं होती है। अब ये जो प्रभु सत्ता की निरंकुशता पर कई प्रतिबंध है, 7 प्रतिबंध बताए मैंने आपको। इसी विचार को, मतलब जो ये प्रभु सत्ता की निरंकुशता पर कई प्रतिबंध की बात कर रहा है, इसी विचार को सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा गया है। नोट करें, इसी विचार को सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा गया है कि भाई प्रभु सत्ता के ऊपर कई प्रतिबंध होते हैं। अच्छा, इसके बाद अंत में एक विद्वान है ब्लैंड, ब्लैंड आधा बै ल ए ऊपर नन्ना है, ब्लैंड शली कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राज्य सर्वशक्तिमान नहीं, बाहरी रूप से अन्य
राज्यों के अधिकारों से, यहाँ जाएगा के अधिकारों व आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति व सदस्यों के अधिकारों से सीमित है। फिर से बोल रहा हूं, अब इसको समझें। देखो, ब्लैंडसली कह रहे राज्य सर्वशक्तिमान नहीं है, मतलब ब्लैंडसली का कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु सत्ता या राज्य की सर्वोच्च शक्ति कोई संप्रभु माना गया है, तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के ऊपर वास्तविक प्रतिबंध होते हैं। इसलिए कहा गया है कि राज्य सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, इसके ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं। कैसे होते हैं? ये कह रहे ब्लैंडसली कि बाहरी रूप से अन्य राज्यों के अधिकारों, क्या अन्य राज्यों के अधिकारों सीमित होता है, मतलब बाहरी रूप से तो जो अन्य राज्यों के अधिकार होते हैं उससे राज्य सीमित हो जाता है। वह आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति, आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति मतलब जो सत्ता की प्रकृति होती है, वहां पर कैसी प्रणाली संसदात्मक अध्यक्षात्मक है, तो आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति व सदस्यों के अधिकारों से सीमित है। आंतरिक रूप में चूंकि प्रत्येक देश के अंतर्गत, जैसे भारत की बात की जाती है, भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, तो मौलिक अधिकारों के विपरीत संसद के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जा सकता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी, तो ऐसी स्थिति में उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए फिर बोल रहा हूं मैं, राज्य सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी रूप से अन्य राज्यों के अधिकारों से वह सीमित होता है और आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति व सदस्यों के अधिकारों से सीमित होता है। मतलब बाहरी रूप में तो अन्य राज्यों के अधिकार हैं, उनसे सीमित हो जाता है एक राज्य, और आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है, शासन की प्रकृति क्या है, वह सदस्यों के अधिकार, भाई किसी न किसी रूप में अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। जैसे भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। तो डेफिनेटली जो ये सदस्यों के अधिकार होते हैं, उन अधिकारों से भी जो है राज्य क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होता है वह असीमित नहीं होती है, बल्कि सीमित होती है। और प्रभु सत्ता की निरंकुशता के ऊपर जो प्रतिबंध होते हैं, इन प्रतिबंधों को ही सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। ये हो गया आज आपका सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। तो इसका जो मुख्यतः निष्कर्ष निकल रहा है बेटा, वो यही निकलेगा कि वास्तव में एक कर्तव्यवादी दृष्टिकोण तो ये कहता है कि जो प्रभु सत्ता होती है वास्तविक रूप में संपूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य, अदेयी होती है। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहार में प्रभु सत्ता के ऊपर या राज्य की सर्वोच्च शक्ति के ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि 7 प्रतिबंध मैंने आपको बताए हैं। जब अनेकों प्रतिबंध होते हैं तो इसी ही विचार को सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब प्रभु सत्ता सैद्धांतिक रूप में चाहे असीमित हो सकती है, निरंकुश हो सकती है, लेकिन व्यवहार में प्रभु सत्ता कभी भी असीमित, निरंकुश नहीं हो सकती है। उसके ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं, अनेकों नियंत्रण होते हैं, उसकी अनेकों मर्यादाएं होती है। और ये जो प्रतिबंध है मैंने आपको 7 विधियों के माध्यम से समझाए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत को समझ गए होंगे। कुछ विद्यार्थी प्रभु सत्ता को केवल यही मान के चलते हैं कि भाई ये अपने आप में जो है असीमित होती है, निरंकुश होती है। नहीं बेटा, ये केवल सैद्धांतिक स्थिति, व्यवहार में राज्य की शक्ति के ऊपर अनेकों प्रतिबंध होते हैं। इसलिए जो प्रभु सत्ता होती है वास्तविक रूप में वह सिद्धांत में तो असीमित होती है, लेकिन व्यवहार में वो सीमित होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीमित प्रभु सत्ता का सिद्धांत। मुझे पूरा विश्वास है आप सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।